नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है ये ट्रेजेडी का वीडियो है और हम लोग इस वीडियो में भी ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रेजेडी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मिरेकल प्लेस का पर वीडियो आपको मिल जाएगा, मिस्ट्री प्लेस पर मिल जाएगा, मोरालिटी प्लेस पर मिल जाएगा और इंटरल्यूड पर मिल जाएगा। और ट्रेजेडी का भी एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ट्रेजेडी को हम लोग और डिस्कस करते हैं, इसके बारे में और पता करते हैं। तो इससे पहले हमने कुछ टर्म को डिस्कस किया था, अब जो आगे वाले टर्म है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ट्रेजेडी में जो फोर्थ टर्म है, जो एक डिवाइस है, टूल है जिसको राइटर्स लोग यूज़ करते थे, उसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का शाब्दिक अर्थ होता है तबाही। तबाही का मतलब है यहाँ पे फाइनल सीन, जो प्ले के एंड में जो घटना होती है, क्लाइमैक्स होता है, उसको ही कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। और इसको आप क्लाइमैक्स समझ सकते हैं, मोटा मोटा फाइनल एंड, प्ले के एंड में जो होता था उसको ही कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। फाइनल एक्शन भी इसको कई बार कहा जाता है, क्लाइमैक्स भी इसको कहते हैं और डेनूमॉन भी कहते हैं। और ये जो डेनूमॉन है ये आपके इसमें आता रहता है, टीजीटी के सिलेबस में आता रहता है। तो इसका सीधा मतलब है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है? क्लाइमैक्स में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर हम लोग यहाँ ट्रेजेडी डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेजेडी में एंड में सैड एंडिंग होती है, यानी दुखद कहानी होती है। तो सीधा सा मतलब है कि उसमें हीरो हीरोइन की मृत्यु हो जाती है। पर जो कॉमेडी में, यदि कोई पूछे कि कॉमेडी में कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, तो उसमें जो कॉमेडी होती है उसमें तो हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, ठीक है। कॉमेडी में हीरोइन की शादी हो जाती है। पर जब हम बात करते हैं ट्रेजेडी की, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनका अंत हो जाता है और वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैटास्ट्रॉफी का सीधा सा मतलब है क्लाइमैक्स या डेनूमॉन, आप इसको समझिए। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, रिकॉग्नाइज माने होता है पहचानना। तो यहाँ पर जो मतलब यूज़ किया गया है ट्रेजेडी के संदर्भ में, उसका ये मतलब है कि ट्रेजेडी का जो हीरो होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है, वो इल्यूशन में रहता है, यानी उसको भ्रम रहता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, पावरफुल पर्सन है और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर वो सोचते हुए वो बहुत सी गलतियाँ कर देता है, और जो गलतियाँ करता है वो काफ़ी सीरियस गलतियाँ होती हैं, गंभीर गलतियाँ होती हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जो सिचुएशन होती है वो हीरो के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो उसको सुधार भी नहीं सकता है। और जब उसको एंड में ये पता चलता है कि उससे गलती हुई है, तो फ्रेंड्स जो जो हीरो होता है वो एंड में उसको पछतावा होता है और उसको अपनी मूर्खता पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। और वो जान जाता है कि उससे बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी उसने गलतियाँ कर दी हैं, पर अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब उसका अंत निकट आ गया है। तो इसको ही बोलते हैं रिकॉग्निशन। और रिकॉग्निशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि पहचानना। दोस्तों, आगे चलते हैं। पोइटिक जस्टिस, इस टर्म के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। पोइटिक जस्टिस का सीधा सा मतलब है कि कोई भी राइटर अगर नाटक लिख रहा है, प्ले लिख रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जस्टिस भी दिखाना होता है। जस्टिस का सीधा सा मतलब है कि जो एक्टर है, जो हीरो है, हीरोइन है प्ले की, यदि वो अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, और वह बुरे काम करता है, लोगों को परेशान करता है, तो उसको दंड मिलता है। इसको ही बोलते हैं पोइटिक जस्टिस। और इसके माध्यम से जो राइटर होता है वो ऑडियंस को भी ये संदेश देता है, मैसेज देता है कि यदि तुम गलत काम करोगे तो तुमको दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगी, और यदि तुम अच्छे काम करोगे तो तुमको पुरस्कार मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप लोग फिल्मों में भी देखते होंगे कि जो डाकू होता है, चोर होता है, विलन होता है, उसका एंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो गलत काम करता है, इसलिए उसको एंड में सज़ा मिलती है, और जो हीरो होता है वो बच जाता है। तो इसको ही बोलते हैं पोइटिक जस्टिस। और ये भी एक टेक्निक होती है, इसके माध्यम से जो राइटर होता है, लेखक होता है, वह ऑडियंस को मैसेज देता है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कार मिलता है, जो लोग गलत काम करते हैं उनको दंड मिलता है, सज़ा मिलती है।
तो इसको समझना बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें कठिन बात नहीं है। दोस्तों आगे आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टूल है उसको बोलते हैं सलीलिक्वी। सलीलिक्वी का मतलब होता है स्वगत कथन। इसको भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये भी इसको भी याद करना बहुत आसान है। इसमें जो हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है ट्रेजेडी का, वह हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो वह खुद से बात करती है ज़ोर ज़ोर से और अपने इमोशंस के बारे में ऑडियंस को पता चलता है। ठीक है, तो सलीलिक्वी के बारे में आप लोग जानते होंगे। सलीलिक्वी इज़ ए ड्रामेटिक डिवाइस विच मीन्स टॉकिंग टू one's own self. It may be understood as loud thinking. Its objective to let a character make their thought known to the audience. ठीक है, तो यहाँ पर जो सलीलिक्वी का जो टूल जो था, जो इस डिवाइस का इस्तेमाल लेखक लोग क्यों करते थे, जिससे जब ये प्लेस का आयोजन होता था तो ऑडियंस को पता चले कि हीरो के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो लाउड थिंकिंग, सलीलिक्वी को लाउड थिंकिंग भी कहते हैं। यानी कि जो हीरो हीरोइन हमारा क्या सोच रहा है तो वो बोल बोल कर आकर बताता था स्टेज पर, तो ऑडियंस को पता चलता था कि जो एक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, उसके दिमाग में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। तो पहला इसका मकसद ये था कि ऑडियंस को बताना कि क्या क्या विचार चल रहे हैं। और दूसरा इससे फ़ायदा ये होता था कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्लेस एंड मेड इट मोर इफ़ेक्टिव। और सलीलिक्वी का जब इस्तेमाल करते थे तो प्ले होता था, नाटक, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता था, उसमें बिल्कुल जान आ जाती थी और वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता था। सलीलिक्वी का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको मिलता है हैमलेट की जो सलीलिक्वी है, जिसमें वो पूरा अपना भाषण देता है टू बी और नॉट टू बी। तो ये एक सलीलिक्वी का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। हैमलेट की जो स्पीच होती है जिसमें वह खुद से बात करता है, ज़ोर ज़ोर से बोलकर बात करता है और दर्शकों को पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टू बी और नॉट टू बी, इस लाइन से उसका जो भाषण होता है, स्वगत कथन होता है, वो शुरू होता है। तो फ्रेंड्स ये भी हो गया, ये भी बहुत इजी है। अब चलते हैं आगे। तो जो 8th पॉइंट है, जो 8th टर्म है, वो है एसाइड। जो एसाइड होता है वो भी एक तरह की सलीलिक्वी होती है, यानी कि स्वगत कथन होता है, पर ये बहुत छोटा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एसाइड इज़ ए वेरी शॉर्ट सलीलिक्वी। जो मेन सलीलिक्वी होती है, जो ऊपर मैंने आपको बताई है, ये काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी देर तक चल सकती है, लंबा भाषण होता है, उसमें डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे होते हैं। पर जो एसाइड होता है इसमें छोटा होता है, इसमें थोड़े ही सेंटेंस होते हैं, थोड़े डायलॉग उनको बोलने पड़ते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्रामेटिक यूनिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही आसान है। ड्रामेटिक यूनिटीज़ के अंतर्गत क्या क्या आता है? यूनिटी ऑफ टाइम आता है, यूनिटी ऑफ प्लेस आता है और यूनिटी ऑफ एक्शन आता है। तो यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स स्टोरी एंड प्लॉट ऑफ ड्रामा शुड नॉट एक्सीड 24 आवर्स ऑफ लाइफ। जो ग्रीक राइटर्स थे, जो नाटककार थे, तो उन्होंने ये टर्म प्रैक्टिस किया था, यूज़ किया था, यूनिटी ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो भी कहानी हम दिखा रहे हैं ट्रेजेडी में या प्ले में, नाटक में, हम जो भी कहानी दिखा रहे हैं वो 24 घंटे के जीवन को दिखाती हो। जैसे वास्तविकता में हम लोग का जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, तो जो भी कहानी बनेगी उसमें 24 घंटे के अंतर्गत घटित हुई घटनाओं को दिखाया जाएगा। तो बिल्कुल सेम दिखाते थे। और यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जो भी आप स्टोरी दिखा रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर वाली घटनाओं को दिखाइए, जिससे जो ट्रेजेडी है और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। मान लीजिए कि ऐसी कोई कहानी दिखा दें जिसमें एक दिन 48 घंटे का है, तो फिर उसको जब भी कोई रीडर पढ़ेगा या ऑडियंस उस प्ले को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये सब तो झूठ है, क्योंकि इन्होंने तो सब 48 आवर्स का ये दिन दिखा रहे हैं। तो इसीलिए जो ग्रीक नाटककार थे वो 24 घंटे के अंतर्गत वाली कहानी दिखाते थे, जिससे जो प्ले होता था वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ प्लेस।
यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब है मीन्स स्टोरी शुड बी बेस्ड ऑन सिंगल लोकेशन, नॉट जंपिंग टू मैनी लोकेशन। तो यहाँ पर ये लोग कहते थे, जो ग्रीक प्लेरिट थे, वो ये बोलते थे कि स्टोरी में एक ही जगह की आप कहानी दिखाइए तो दर्शक जो होंगे उनको अच्छा लगेगा और उनको मज़ा भी आएगा। सिंगल लोकेशन, जैसे कोई कहानी है उसमें दिखा दिया न्यूयॉर्क दिखा दिया या लंदन दिखा दिया, तो कहानी एक ही जगह की होगी तो दर्शकों को ज़्यादा मज़ा आएगा और वो रियलिस्टिक भी लगेगी। और यदि हर सीन में हम जगह बदल देंगे, कभी हमने अमेरिका दिखा दिया, कभी हमने लंदन दिखा दिया, कभी हमने ऑस्ट्रेलिया दिखा दिया, तो इस तरह जो ऑडियंस होगी वो भी समझ जाएगी कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जो भी यूनिटी ऑफ प्लेस का यही मीनिंग है कि स्टोरी एक जगह पर आधारित होनी चाहिए। एक शहर आप दिखाइए, एक जगह, एक स्थान आप दिखाइए जिससे स्टोरी और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन, तो इसका ये मीनिंग है, यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स इंटायर स्टोरी शुड स्टिक टू वन ईदर ट्रेजेडी और एक्शन, वन एक्शन ओनली। तो यहाँ पर एक्शंस से इनका ये मीनिंग है कि कहानी में या तो आप ट्रेजेडी दिखाइए या आप कॉमेडी दिखाइए, और यदि आप ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स कर देंगे तो ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा और उसको मज़ा भी नहीं आएगा और कुल मिला के उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो उस जो पहले के ज़माने की ट्रेजेडी होती थी, ग्रीक ट्रेजेडीज़ की हम बात कर रहे हैं, उस समय के जो राइटर थे उनका यही मानना था कि या तो आप ट्रेजेडी दिखाइए यानी या आप दुख भरी कहानी दिखाइए या आप अच्छी कहानी दिखाइए, पर दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। उस समय ये माना जाता था। फिर बाद में कुछ राइटर्स आए जिन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके भी प्लेज लिखे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि जो ग्रीक ड्रामाटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो इस तरह के ट्रेजेडी लिखना चाहते थे, इस तरह के प्लेज लिखना चाहते थे जो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मज़ा आए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजी कॉमेडीज़ इन ग्रीक प्लेज। ग्रीक प्लेज में ट्रेजी कॉमेडीज़ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, या तो वो ट्रेजेडी लिखते थे या तो वो कॉमेडी लिखते थे, कभी भी मिक्स नहीं करते थे। फिर बाद में मिक्स वाले भी प्लेज आने लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ट्रेजेडी के बारे में। अब चलिए कुछ पॉपुलर ट्रेजेडीज़ के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, डीजीटी के एग्ज़ाम में। सम इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज़, तो जो पहले के समय की ट्रेजेडीज़ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है गॉर्बोडक। गॉर्बोडक है, गॉर्बोडक इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश साहित्य में पहली ट्रेजेडी। जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको यही जवाब देना है, गॉर्बोडक। और इसको किसने लिखा था? थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने उसको लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को ये बिल्कुल भी याद होना चाहिए, हर हालत में आपको याद होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी ट्रेजेडी है तो इसका नाम है टम्बरलेन द ग्रेट। ये ट्रेजेडी है और इसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। टम्बरलेन द ग्रेट का मीनिंग ये हुआ कि जो तैमूर शासक था, शहंशाह था, उसको ही टम्बरलेन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तैमूर। इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। एडवर्ड सेकंड, इसको भी क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। डॉक्टर फास्टस, इसका नाम आपने सुना होगा। ये सारे जो ट्रेजेडीज़ हैं इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। द ज्यू ऑफ माल्टा, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज, इसको भी क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं इनको फर्स्ट ग्रेट प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। यानी शेक्सपियर से पहले यदि कोई महान नाटककार था तो वो कौन था? क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, ये बहुत दिग्गज पर्सनालिटी थे और शेक्सपियर तो बाद में आए हैं, उससे पहले क्रिस्टोफर मार्लो आए हैं जिन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताई। टम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकंड, डॉक्टर फास्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। तो ये सारे आपको
और याद होनी चाहिए कि इसको किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है अर्ली एंड मिडिल ट्रेजेडीज़, जो विलियम शेक्सपियर ने बिल्कुल अपने करियर के शुरुआती टाइम पे लिखी है, उसको अर्ली ट्रेजेडीज़ कहा जाता है। जैसे रोमियो एंड जूलियट, ये जो है ये आपने पढ़ा होगा, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। टाइमन ऑफ एथेंस, इसको भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और ऐसा माना जाता है कि थॉमस मिडल्टन जो कि एक दूसरे लेखक थे उनके साथ मिलकर ये लिखा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो जो नेक्स्ट है वो है टाइटस एंड्रोनिकस, इसको भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ये भी ट्रेजेडी है। तो इसके आगे की जो ट्रेजेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की, उसको ग्रेट ट्रेजेडीज़ के नाम से जाना जाता है। ग्रेट ट्रेजेडीज़ यानी जिसको बहुत ही महान, बहुत ही अच्छी ट्रेजेडीज़ इंग्लिश लिटरेचर में समझा जाता है। हैमलेट आप लोग नाम जानते होंगे, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो इसमें से कोई भी आएगा तो आप लोग तुरंत बता देंगे राइटर, क्योंकि ये सब तो बहुत पॉपुलर है। जो नेक्स्ट है वो आता है रोमन ट्रेजेडीज़, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित ट्रेजेडीज़ हैं उसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है जो मैंने आपको बताया। और जो नेक्स्ट इनकी जो क्लास है उसको बोलते हैं रोमन ट्रेजेडीज़। तो इसमें आती है जूलियस सीजर आती है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आता है, कोरियोलैनस आता है, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि याद होगा ही आप लोग को, क्योंकि इसको कई बार पढ़ चुके हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। तो हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज़ भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, जिसमें ऐतिहासिक कहानियाँ देखने को मिलती हैं, राजाओं की कहानियाँ देखने को मिलती हैं। हेनरी 6 है, रिचर्ड 2 है, रिचर्ड 3 है, हेनरी 4 है, हेनरी 5 है, हेनरी 8 है और किंग जॉन है। इसमें हिस्टोरिकल स्टोरी आपको देखने को मिलती है ट्रेजेडी में, और इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो फ्रेंड्स ये सब आप लोग को याद करना है। और जो आगे चलते हैं तो जॉन गैल्सवर्थी जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में भी है, इन्होंने भी ट्रेजेडी लिखी है। इसमें एक आती है जस्टिस, इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, और आती है स्ट्राइफ, इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेजेडी डिस्कस की है, और इसके आगे का जो कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जिन लोगों ने मिरेकल प्लेस का, मिस्ट्री प्लेस का, मोरालिटी प्लेस का वीडियो नहीं देखा है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।